संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर। बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर, और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना। आप इस गलतफहमी में मत रहना। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, अब अयोध्या वालों को गाली देने मानो। आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। ये किसके लिए मान्यवर? 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर, 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। 43 कंपनियों का। इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है उस पर। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले। और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपने कहा राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया।
इतनी बढ़िया बात, इतना उदार हृदय आपका, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। पिछले 9 साल में मान्यवर 324 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने, 324 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना है, मुख्यमंत्री को जेल में डालना है, यहां विकास के लिए हमारा सहयोग नहीं करना। तीर्थ यात्रा योजना रोक लगाओ, होम डिलीवरी योजना रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक योजना रोक लगाओ, आप सिर्फ बिजली फ्री योजना रोक लगाओ, पानी फ्री योजना रोक लगाओ। आपका काम सिर्फ रोक लगाने के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मान्यवर, जो यहां पे कई वक्ताओं ने पहले भी कही, आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस भावना से आप काम कर रहे हैं। इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत बड़ी ताकत उनको दी गई है। लेकिन जब वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आप उनकी मांग सुनते नहीं। जब वो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें 1-1, 2-2 पोस्ट निकाल के आप आरक्षण की व्यवस्था वहां पे खत्म करते हैं। जब वो अपने साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हैं, आप उस पर भी रोक लगाते हैं। मान्यवर, अमृत काल के अंदर ये सवाल तो आपसे बनता है, ये पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थी? ये सवाल तो आपसे बनता है मान्यवर, ये सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मान्यवर, मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये रवैया ठीक नहीं है, इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको यह भी दिया है कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं। संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं। मान्यवर, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है। ये देश सबका है मान्यवर। इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, झगड़े लड़ाई से कुछ देश को मिलने वाला नहीं है। झगड़े लड़ाई से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। आपको 240 सीटें मिली हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखिए। विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलिए। इतना अगर आप टारगेट करके एक एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो जो दूसरों को खत्म करने की कोशिश करता है वो अपने आप ईश्वर उनको सही रास्ते पे पहुंचाने का काम करता है। और रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा? और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म है, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूं
बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। المال لا يسقط من السماء